मेरे सभी प्यारे मित्रों को जय माता दी। दोस्तों आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं माता वैष्णो देवी जी के दरबार में, जिसमें कि मैं आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको मुख्य रूप से यहां पर कैसे पहुंचे, खाने पीने की व्यवस्था, रुकने के लिए होटल या फिर धर्मशाला कहां पर लें, दर्शन का सही तरीका, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा और यात्रा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान अगर घोड़ा, पालकी, रोपवे लेनी है तो वो कहाँ से लें, उसकी प्राइस लिस्ट, और हाँ अगर हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो वो कैसे करें, उसका क्या रेट होगा, कितना टोटल खर्चा आएगा, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों वैष्णो माता मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से 46 किलोमीटर की दूरी पर कटरा शहर में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। तो पहले जानते हैं हम यहाँ पर कैसे पहुँचे। यहाँ पर आने का सबसे बढ़िया और बेस्ट तरीका है बाय रेल। दोस्तों आप अपने शहर से जम्मू तवी या फिर डायरेक्ट माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन की ट्रेन देख लें। तो अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन कटरा तक आती है तो आप आ जाएं, नहीं आती तो आप जम्मू तवी तक ट्रेन देख लें और जम्मू तवी से आप आगे बाय ट्रेन ही कटरा जा सकते हैं, या फिर आपको ट्रेन नहीं मिली तो आप बाहर से ही बस लेकर कटरा तक पहुंच सकते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आपको प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की बस मिल जाएगी। जो प्राइवेट बस होगी उसका किराया लगभग 100 से 120 रुपए तक का ही होगा। दोस्तों ये रही कुछ ट्रेनों की लिस्ट जो कि कटरा तक आती है, और ये रही कुछ और ट्रेनों की लिस्ट जो सिर्फ जम्मू तवी तक ही आती है। आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके शहर से होकर गुजरती है तो आप यह ट्रेन देख लें, अपने हिसाब से आप यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आने का दूसरा भी ऑप्शन है बाय फ्लाइट। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जम्मू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर आ जाएं और वहीं से बाहर ही आपको बस मिल जाएगी। बस लेकर आप सीधा ही कटरा पर आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बस के द्वारा भी यहाँ पर आ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अपने शहर जलंधर से, तो जलंधर से कटरा तक की बस का जो किराया है वो 550 रुपए है। तो अगर आप बाय बस भी आना चाहते हैं तो आप बाय बस भी आ सकते हैं। बस में थोड़ा सा आपको किराया महंगा पड़ेगा। दोस्तों अब जानते हैं यहाँ पर हम रूम कहाँ पर ले सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर फवारा चौक है, आप उसके पास आसपास रूम या फिर धर्मशाला ले सकते हैं। और स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर प्रमुख बस स्टैंड भी है, बस स्टैंड के आसपास भी रूम ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए में बढ़िया रूम मिल जाएगा। अगर आपने थोड़ा बढ़िया रूम लेना है तो आपको 1500 रुपए से लेकर 2500 तक बढ़िया फैमिली रूम भी मिल जाएगा, जिसमें कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ स्टे कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बस स्टैंड के पास ही बना हुआ है निहारिका कॉम्प्लेक्स, तो आप यहाँ पर भी रूम ले सकते हैं। ये रही उसकी प्राइस लिस्ट, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप डोरमेंट्री बेड भी ले सकते हैं जो कि 150 रुपये पर पर्सन है। यहाँ पर आपको लॉकर की सुविधा भी मिल जाएगी। यह डोरमेंट्री आप इस वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ये रही वेबसाइट। दोस्तों अब जानते हैं श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के बारे में। यात्रा करने से पहले आपको RFID कार्ड बनाना होगा, और यह कार्ड बनाने के लिए आप बस स्टैंड के पास ही यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा के नाम से बना हुआ है, तो आप यहां पर जाकर सबसे पहले यह कार्ड बना लें। इसके लिए इन्हें आप अपना आधार कार्ड ही देंगे। यह कार्ड बिल्कुल फ्री में बनता है। इसके अलावा RFID यात्रा कार्ड बनाने के काउंटर जम्मू रेलवे स्टेशन के पास, कटरा रेलवे स्टेशन, निहारिका भवन, ताराकोट मार्केट पर भी बने हुए हैं, तो आप यहाँ पर भी अपना RFID कार्ड बना सकते हैं। दोस्तों एक प्रमुख बात, जैसे कि आप अभी किसी अलग शहर से आए हैं तो आप जैसे ही जम्मू में एंटर करोगे तो जो आपका सिम कार्ड होगा वो बंद हो जाएगा। तो अगर आपने अपने घर फोन करना है या फिर यहाँ पर नेटवर्क यूज करना है तो उसके लिए आप बस स्टैंड के पास यात्रा सिम कार्ड ले सकते हैं। अब जानते हैं यहाँ पर हम यात्रा कैसे करें और किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों RFID कार्ड बनाने के बाद आप यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं भवन तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों भवन तक जाने के लिए आपके पास दो रास्तों के ऑप्शन हैं। पहला है बाणगंगा, दूसरा है ताराकोट मार्ग। अगर बात करें बाणगंगा चेक पोस्ट की तो वो फवारा चौक से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह रास्ता आप पैदल भी तय कर सकते हैं या फिर बैटरी वाला ई-रिक्शा के द्वारा भी तय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने बाणगंगा चेक पोस्ट से यात्रा शुरू करनी है तो आप यहीं से एंटर होंगे।
सबसे पहले आपका RFID कार्ड चेक होगा और आप अपने साथ जो सामान लेकर आए हैं वो पूरी तरह चेक किया जाएगा। उसके बाद आप यहीं से अंदर की ओर जाएंगे। बाणगंगा से भवन की दूरी लगभग 12.5 किलोमीटर की है। यह यात्रा आप पैदल या फिर पालकी या फिर घोड़े के द्वारा पूरी कर सकते हैं। घोड़ा और पालकी आपको बाणगंगा चेक पोस्ट से आगे ही मिल जाएगी। घोड़े वाला आपको बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक पहुंचाएगा, जिसका चार्ज लगभग 650 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक का होगा और यह इंसान के वजन के हिसाब से पैसे लगाएंगे। और अगर आप पालकी की बात करोगे तो वो भी इंसान के वजन के हिसाब से ही आपको अपना चार्ज बताएंगे। दोस्तों, अगर आप फैमिली के साथ आए हैं और फैमिली में आपके साथ छोटे बच्चे भी हैं तो आप यहीं से वॉकर की सुविधा भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपका बेबी आराम से इस वॉकर में बैठकर यात्रा करेगा और वॉकर वाला आपसे 500 रुपये चार्ज करेगा। दोस्तों, अगर आपने पैदल भी यात्रा करनी है तो आप पैदल भी बड़े ही आराम से यात्रा कर सकते हैं। पैदल यात्रा करने में आप बहुत ही इंजॉय करोगे। यात्रा करते हुए आप सबसे पहले पहुंचोगे बाणगंगा रिवर। वैसे तो दोस्तों, बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। अगर आपने स्नान करना है तो आप स्नान कर सकते हैं और आगे अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर माथा टेकें और यात्रा आगे की ओर शुरू करें। यहीं से आगे बढ़ते हुए आप पहुँचोगे इच्छापूर्णा माँ वैष्णो मंदिर, फिर आगे आएगा चरण पादुका मंदिर और फिर आगे आप पहुँच जाएंगे अर्धकुंवारी मार्ग। ये जो आप ऊपर वाला रास्ता देख रहे हैं यह अर्धकुंवारी को जाता है और ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं यह रास्ता हिमकोटी मार्ग की ओर जाता है और ये रास्ता सीधा भवन की ओर आपको ले जाएगा। अब जानते हैं एक इम्पोर्टेंट बात। अगर आप अर्धकुंवारी में माथा टेकना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अर्धकुंवारी रास्ता चुनें। अर्धकुंवारी जाएं और वहां पर अपना पहले ग्रुप टोकन ले लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भक्तों की भीड़ होती है। यहाँ पर 10 से 12 घंटे तक की वेटिंग भी करनी पड़ सकती है। तो आप पहले यहाँ पर आएं और अपना टोकन जरूर लें और फिर आगे दर्शन करने के लिए जाएं। मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि पहले आप टोकन लेने के बाद आगे माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने चले जाएँ, उसके बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करें और वापसी यात्रा के दौरान आप अर्धकुंवारी में आकर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अर्धकुंवारी आकर टोकन ले लिया है तो आपके पास यहाँ पर भी 2 ऑप्शन हैं। सबसे पहला ये है कि आप यहीं से वापस हिमकोटी वाला मार्ग चूज करें या फिर आप अर्धकुंवारी से ऊपर की ओर जा सकते हैं, जिसे कि हाथी मत्था मार्ग कहते हैं। यह रास्ता थोड़ा सा कठिन है। आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दोनों रास्तों से आप भवन की ओर जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पहला रास्ता भवन की ओर जाने का। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, यानी कि ताराकोट मार्ग की। वहां से हम भवन तक कैसे पहुंचेंगे। फवारा चौक से ताराकोट मार्ग की दूरी लगभग इतनी है। ताराकोट मार्ग जो कि अभी नया नया बना हुआ है, इस रास्ते में आपको ये प्लस पॉइंट मिलेगा कि ये रास्ता बिल्कुल ही साफ सुथरा है। यहाँ पर आपको घोड़ा पालकी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और इस रास्ते से आप बड़े ही आराम से यात्रा कर सकेंगे। बहुत सारे यात्री अब इसी रास्ते से अपनी यात्रा करते हैं। इस रास्ते में आपको लगभग 1.5 किलोमीटर यात्रा ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर आप पैदल यात्रा कम भीड़ और बिना घोड़ा गाड़ी के झंझट से करना चाहते हैं तो ताराकोट मार्ग आपके लिए बेस्ट है। ताराकोट मार्ग से यात्रा करते हुए आप पहले पहुंचेंगे हिमकोटी मार्ग। फिर हिमकोटी मार्ग से आप फिर से ऊपर अर्धकुंवारी टोकन लेने जा सकते हैं या फिर हिमकोटी मार्ग से ही सीधा भवन में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। रास्ते में आपको जगह जगह खाने पीने की छोटे छोटे ढाबे दिख जाएंगे, जहां पर कि आप बढ़िया और हेल्थी खाना खा सकते हैं। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें और बिल्कुल हल्का फुल्का खाना ही खाएं। इस यात्रा में जगह जगह पर शौचालय की सुविधा और ठंडे पानी की भी सुविधा उपलब्ध है। माता रानी का नाम जपते हुए आप पहुंच जाएंगे माता रानी के भवन के बिल्कुल पास, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर कि आपको माता वैष्णो देवी जी का जो भवन है वो दिखेगा। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अब बात करते हैं दर्शन की। दर्शन से पहले यहाँ पर पहुंचकर बहुत सारे भक्त पहले स्नान भी करते हैं, तो आप दुर्गा भवन के पास यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं, वे भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग स्थान बने हुए हैं। दर्शन करने से पहले आपके पास जो भी सामान होगा वो सारा सामान आप लॉकर में जमा करेंगे। इसमें आपके जो जूते, चप्पल, पर्स, चमड़े का अगर आपके पास कोई भी सामान है
आपका मोबाइल फ़ोन, अगर आप अपने साथ कैमरा भी लेकर आए हैं तो वो सभी आप यहाँ पर जमा करोगे। यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ उतर कर ही लॉकर के काउंटर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। बाहर ही आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें भी दिख जाएंगी, जहां पर कि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद भी लें और आगे लाइन में लग जाएं। इसके बाद आप अंदर जाएं और थोड़ी ही देर बाद आपको माता वैष्णो देवी जी के भव्य दर्शन होंगे। तो माँ वैष्णो आपकी मनोकामना पूरी करे और आप भवन से बाहर आ जाएं। दर्शन करने के बाद, भवन से बाहर आने के बाद जो सामान आपने जमा किया है वो आप वापस ले लें। दोस्तों, अगर आप भवन के पास रुकना चाहते हैं तो अब उसके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से आप कलिका भवन और मनोकामना भवन है, जहाँ पर कि आपको डोरमेंट्री और बेडरूम मिल जाएगा। इसमें आप भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि इसके लिए आपको 1.5 या 2 महीने पहले ही बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इन भवनों में बुकिंग पहले से ही हो जाती है और ये सभी फुल ही रहते हैं। इसके अलावा आप पार्वती भवन, दुर्गा भवन, इन दोनों में बिल्कुल फ्री में रुक सकते हैं। इन दोनों भवनों में आप बड़े ही आराम से रह सकते हैं और आराम कर सकते हैं। इन दोनों भवनों में आपको लॉकर की सुविधा भी मिल जाएगी, जहां पर कि आप अपना सामान बड़े ही आराम से रख सकते हैं। यहाँ पर शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आपको यहाँ पर कंबल भी लेना है तो 100 रुपये में आपको काउंटर के पास ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आगे अपनी यात्रा शुरू करते हैं, भैरव बाबा जी की यात्रा। दोस्तों, भैरव बाबा मंदिर जो कि भवन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ये यात्रा थोड़ी सी कठिन है। यहाँ पर भी आप पैदल, घोड़ा या फिर पालकी और सबसे बढ़िया रोप वे के जरिए जा सकते हैं, जिसमें कि अगर बात करूं घोड़े वाला तो वो आपसे 300 या 400 रुपये ही चार्ज करेगा। अगर आप रोप वे करते हैं तो वो राउंड ट्रिप 100 रुपये चार्ज करेगा। रोप वे जो सुबह 7 से लेकर शाम 6:30 बजे तक ही चलती है। अगर आप पैदल यात्रा करके पहुंचे हैं तो भैरव बाबा जी के मंदिर के पास ही दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप लाइन में लगे भैरव बाबा जी के दर्शन करें। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आप वापस आ जाएं। यहाँ पर आपको ऊपर से सुंदर पहाड़ों का दृश्य भी दिखेगा, जहाँ पर कि आप अपने लिए सुंदर सुंदर सेल्फी और वीडियो भी बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समय बिताने के बाद अब आप वापस की ओर करेंगे प्रस्थान। तो आप भैरव बाबा मार्ग से होते हुए नीचे हाथीमत्ता मार्ग से होते हुए अर्धकुंवारी आ जाएंगे। अर्धकुंवारी में थोड़ा सा रुक कर विश्राम करें और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप वापस नीचे बाणगंगा आ जाएं। दोस्तों, वापस आने के बाद आप यहीं से जहां पर कि आपने रूम लिया हुआ है आप वहां पर रहें, आराम करें। रेस्ट करने के बाद आप अगले दिन यहीं से चले जाएं शिवखोड़ी। इस यात्रा में भी आपका 1 दिन लग ही जाएगा और शिवखोड़ी की यात्रा बहुत ही बढ़िया है। उस यात्रा का वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा आप हेलीकॉप्टर के जरिए भी कर सकते हैं। यह सर्विस कटरा से सांझी छत तक ही चलती है। फिर वहां से 1.5 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आप पहुंच जाएंगे भवन के पास। हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये रही वेबसाइट। इस वेबसाइट के जरिए आप ऑन द स्पॉट ऑनलाइन जो हेलीकॉप्टर के 1 पर्सन के प्राइस होंगे वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर कितने दिनों का प्लान बनाया जाए तो आप 1 नाइट और 2 डे का प्लान जरूर बनाएं। एक दिन आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में लग जाएगा। एक दिन आप अगर शिवखोड़ी जाना चाहते हैं तो आपको उसकी यात्रा में लग जाएगा। वैसे तो आप 3 डे और 2 नाइट का भी प्लान बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर आने का सबसे बढ़िया समय कौन सा है तो आप अक्टूबर से अप्रैल तक यहाँ पर आ सकते हैं। इन दिनों में मौसम बहुत ही बढ़िया रहता है। अक्टूबर से दिसंबर तक यहाँ पर ठंड का मौसम भी होता है और फरवरी, मार्च, अप्रैल को यहाँ पर मौसम बिल्कुल बढ़िया रहेगा, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। लेकिन अगर आप मई और जून में आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे भक्तों की भीड़ भी होती है। अगर बात करें जुलाई या फिर अगस्त के महीने की, अगस्त के महीनों में तब यहाँ पर बारिश का मौसम बन जाता है, तो तब आप यहाँ पर बिल्कुल भी ना आएँ। दोस्तों, अगर बात करें बजट की तो पंजाब जलंधर शहर से यहाँ पर बाय ट्रेन आने का, रहने का, खाने पीने का और ट्रैवलिंग का 1 पर्सन का 4500 रुपये तक का खर्चा आया था, जिसमें कि हमने सिर्फ पैदल ही यात्रा की थी। तो दोस्तों, ये थी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के बारे में एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपकी यात्रा को थोड़ा और आसान बनाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो भी कर लें। जय माता दी दोस्तों।